दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों ये क्लास बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए स्पेशल है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज का जो टॉपिक कवर होगा वो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, जैसे बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड या जो पूरा स्थापन इत्यादि होता है, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, सभी को मैं बताऊँगा। यानी दोस्तों मोटे तौर पर समझ लीजिए फसलों में प्रजनन विधि जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ही यही होता है और इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो टॉपिक को कवर कराऊंगा इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। और अगर आप पूरा सिलेबस का पीडीएफ लेना चाहते हो, आपका प्लांट ब्रीडिंग का टोटल सिलेबस, तो उसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे। आप इसको परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए संपर्क नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर दिया होगा, उस पर आप संपर्क करके इस पीडीएफ को, कंप्लीट सिलेबस को परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो के मुख्य टॉपिक पर, जो कि आज का आप लोग जानते हैं टॉपिक है फसलों में प्रजनन विधि। यानी दोस्तों जो स्वपरागित फसलें होते हैं, परपरागित फसलें होते हैं, दोनों में जो ब्रीडिंग मेथड होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पौधे होते हैं उसमें मुख्यतः दो तरह से पोलिनेशन होता है, परागण होता है, या फिर आप कह सकते हो प्रजनन होता है। जैसे एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो इसी के बेस पे जो ये प्रजनन विधि है दो भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परपरागित फसलों में प्रजनन विधि। और ठीक नीचे का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूं, ये है स्वपरागित फसलों में प्रजनन विधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे, जैसे होता है पूरा स्थापन और होता है बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बारीकी से ऊपर के माध्यम से, जैसे जो कि क्रमबद्ध हो। तो सबसे पहले बात करते हैं परपरागित फसलों में प्रजनन विधि। तो जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं उसमें जो ब्रीडिंग मेथड है उसमें पहला नंबर किसका है? इंट्रोडक्शन, यानी पूरा स्थापन। ये क्या है दोस्तों? एक प्रजनन का विधि है। इससे आप इस प्रश्न को आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है या फिर आपको लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और वीडियो को बीच से बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं स्वपरागित फसलों में प्रजनन विधि, परपरागित फसलों का। तो स्वपरागित फसलों के समान ही परपरागित फसलों में भी पूरा स्थापन विधि का प्रयोग होता है। समझिए इस बात को। जैसे स्वपरागन वाले फसलों में इसका यूज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में भी इसका यूज होता है। और मैं स्वपरागन वाला जो है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी से बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए चयन यानी सिलेक्शन 2 नंबर पे है। स्वपरागित फसलों में जनसंख्या समयोजी होता है, जबकि परंपरागत फसलों में विसंयोजन तथा परपरागन के कारण से वंशावली को बनाए रखना कठिन होता है। साथ ही फसलों को ओजस्वी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में विषम युग्मता अथवा आनुवंशिक विविधता का होना भी अति आवश्यक होता है। अतः परपरागित फसलों में अधिकतर पुंज चयन का प्रयोग किया जाता है। पुंज चयन यानी दोस्तों बल्क मेथड इंग्लिश में कहा जाता है। कभी कभी संतति चयन तथा लाइन चयन और आवर्ती चयन का भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग एक शब्द बार बार सुने होंगे, जैसे होता है हेट्रोसिस, संकर ओज जिसको कहा जाता है। उसका क्या उपयोग होता है, आइए अब उसको जानते हैं। तो संकर ओज, यहाँ पे ये आकार छूट गया पर कोई बात नहीं, संकर ओज यहाँ पे है। संकर ओज का उपयोग समझिए। संकर ओज क्या होता है? जब दो विभिन्न किस्मों तथा जातियों एवं प्रजातियों आदि के व्यक्तियों में संकरण करते हैं तो प्रथम पीढ़ी संकर प्रायः आकार, उपज तथा कुछ अन्य शारीरिक लक्षणों में अपने पितरों यानी अपने जो पूर्वज होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, पितरों की अपेक्षा अथवा पितरों के औसत अपेक्षा अधिक उत्तम होते हैं। जैसे अगर आपने अगर क्रॉस कराया तो जो फर्स्ट पीढ़ी होगा वो अपने पेरेंट्स के अपेक्षा कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। यहाँ पे कहने का मतलब यही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जैसे ये है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में ब्रीडिंग मेथड। तो एक पे है पूरा स्थापन, दूसरा है चयन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और तीसरा भी मैं आपको बता दिया संकर ओज का उपयोग, यानी संकर ओज का उपयोग करके भी परपरागित फसलों में प्रजनन कराया जाता है। और दोस्तों चौथा है आवर्ती चयन, रिकरेंट सिलेक्शन। अब इस आवर्ती चयन को समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपको
प्रश्न पूछा जा सकता है। आवर्ती चयन का अर्थ है कि विसंयोजन करती हुई पादप सामग्री के बार बार ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों का चयन तथा उनकी संतति में आपस में सभी संभव एकल संकरण करना तथा इस प्रक्रिया को उस समय तक दोहराते रहना जब तक कि सभी लक्षण पादप सामग्री में एक साथ लाए जा सकें। इसको समझिए। आवर्ती चयन का अर्थ है विसंयोजन करती हुई पादप सामग्री के बार बार ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों का चयन तथा उनकी संतति में आपस में सभी संभव एकल संकरण करना तथा इस प्रक्रिया को उस समय तक दोहराते रहना जब तक कि सभी लक्षण पादप सामग्री में एक साथ लाए जा सके। तो जो भी मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, वरना आप लोग पछताएंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये आपके 100% सिलेबस बेस्ड वीडियो है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही रट्टा लगा रहा हूँ तो गलत बात है। वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, कल पेपर होगा तभी आपको इस वीडियो का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अब देखिए, ये रिकरेंट सिलेक्शन या आवर्ती चयन का उद्देश्य क्या होता है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसको डिटेल्स में या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे परपरागित फसलों में किसी एक विशेष लक्षण के लिए अधिक से अधिक ऐच्छिक जीनों को एक जनसंख्या भी एकत्रित करना होता है तथा साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि उस जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता भी बनी रहे। आवर्ती चयन का प्रयोग मक्का में तेल की प्राप्ति, कपास में रेशे की लंबाई तथा शकरकंद में चीनी की मात्रा बढ़ाने आदि लक्षणों के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य समझ लिया आप लोगों ने। जैसे मक्का में तेल की मात्रा, कपास में रेशे की लंबाई और शकरकंद में चीनी की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका, आवर्ती चयन का प्रयोग किया जाता है। अब आवर्ती चयन का प्रकार देखिए, तो ये जो होता है रिकरेंट सिलेक्शन या आवर्ती चयन, इसके प्रकार यहाँ पे निम्नलिखित हैं। जैसे सरल आवर्ती चयन 1 नंबर पे है, और आगे है सामान्य संयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए आवर्ती चयन, और आगे है विशिष्ट संयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए आवर्ती चयन, और आखिरी है यहाँ पे पारस्परिक आवर्ती चयन। यहाँ पे हो गया आपका आवर्ती चयन कंप्लीट। अब दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है इस वीडियो का वो यहाँ से शुरू होता है, यानी दोस्तों स्वपरागित फसलों में प्रजनन का विधि का वर्णन करें। आपसे ये प्रश्न लॉन्ग में पूछा जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ऐसे ही रट्टा लगा रहा हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ से वीडियो को कम से कम ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए। 100% आपका प्रश्न या पेपर में फंसेगा और आप लोग सोल्व कर पाएंगे। हम लोगों ने आगे पढ़ा, इससे पहले पढ़ा परपरागित फसलों में प्रजनन विधि, और अब ये है स्वपरागित फसलों में प्रजनन विधि। तो स्वपरागित फसलों में जो प्रजनन विधि है उसमें 1 नंबर किसका है, पहला नंबर किसका है, पूरा स्थापन। पूरा स्थापन क्या होता है अब इसको समझ लीजिए। इसका अर्थ है कि किसी फसल की उन्नतशील जातियों अथवा जाति के विदेशों अथवा अपने ही देश के अन्य भागों से ऐसे स्थानों पर लाकर उगाया जाता है जहां पर पहले से उपस्थित न हो। पूरा स्थापन का मतलब दोस्तों यही होता है कि अगर किसी फसल को ऐसे स्थान से, जैसे चाहे भारत से हो या फिर भारत के बाहर से हो, जैसे अगर कोई फसल भारत में नहीं होता हो उसको अमेरिका या ब्रिटेन से ला करके भारत में लगाया गया हो तो उसे पूरा स्थापन कहेंगे, वो उसे भारत में पूरा स्थापित किया गया है। तो ये हुआ पूरा स्थापन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। और आगे है चयन यानी सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन है ना थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चयन यानी सिलेक्शन। पूर्व स्थित जन समूह, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम रूप से तैयार की गई हो, यहाँ पे समझ लीजिए, यानी पूर्व स्थित जन समूह में से मनपसंद किस्म पौधे को छांटकर अगली पीढ़ी में उन्हीं के संतति को उगाने की विधि को चयन कहते हैं। अब इसको आपके भाषा में समझाता हूँ। अगर आपने फसल बोया लेकिन उन फसलों में से ऐसे फसलों को छांट लिया जो कि अच्छा उत्पादन देता हो और उसी छांटे हुए फसलों को अगली पीढ़ी में उगाएंगे, इसी को कहा जाता है चयन। ठीक है, और आगे देखते हैं। चयन का प्रयोग सर्वप्रथम ली कॉटियर ने गेहूं में किया था। यानी दोस्तों ये चयन जो होता है इसका प्रयोग सर्वप्रथम ली कॉटियर, ये नाम वैज्ञानिक का नाम है, इसने किया था और ये गेहूं के पौधे में किया था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं चयन का उद्देश्य, ये चयन क्यों किया जाता है। हालांकि परिभाषा से पता चल ही गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ।
चयन, जैसा कि पादप प्रजनन का उद्देश्य सदैव ऐसी स्थिर परिवेश उत्पन्न करना होता है जिसमें अधिक अथवा अधिकतर ऐच्छिक लक्षण विद्यमान हो। जैसे कहने का मतलब कि जो भी आप ऐच्छिक लक्षण चाहते हैं, जैसे ज़्यादा उत्पादन दे, डिजीज रेजिस्टेंट हो, तो इन सभी को इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के लिए विशेषतः चयन किया जाता है। अतः चयन का वह भी अभिप्राय होता है कि ऐसे पौधे अथवा पौधों को छांटा जाए जिनमें अधिकतर लाभप्रद जीन अथवा लक्षण हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ प्रयुक्त हैं। अब यहाँ से शुरू होता है मेन टॉपिक, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है मेन टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है वो आप लोगों के सामने है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे पहला था आपका पूरा स्थापन और दूसरा था आपका चयन, और चयन का ये ए पार्ट यानी 2 का ए है आपका समूह चयन, जिसको इंग्लिश में मास सिलेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास सिलेक्शन कहा जाता है। तो मास सिलेक्शन को समझिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बारीकी से बताता हूँ मास सिलेक्शन को, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। जैसे यह चयन की सबसे पुरानी तथा सस्य सुधार की सबसे तीव्र विधि है। इसके द्वारा फसलों की बहुत सी प्रभेदें निकाली गई है। इस विधि का प्रयोग प्रायः उस समय करते हैं, आप लोग सुनते जाइएगा, उस समय करते हैं जब किसी स्थान पर पूर्व स्थित किसी अच्छी प्रभेद में से ही और अच्छी प्रभेद निकालने के लिए किसान की मांग होती हो। अतः इसे चयन का क्षेत्र केवल एक ही प्रभेद तक सीमित होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे चयन का मतलब ही होता है छांटना, चयन करना, सिलेक्ट करना होता है। तो मास सिलेक्शन में क्या होता है, ये मास सिलेक्शन जो होता है ये चयन का फर्स्ट पार्ट होता है। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा और अपने से बना करके लिख लीजिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। किसी एक अथवा कई खेतों में से सामान्य तथा ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों को अलग अलग छांटकर तथा उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि को समूह चयन कहते हैं। इस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इन सभी बातों को आप लोग याद कर लीजिए, पेपर पे नोट कर लीजिए, और ना हो तो आप लोग PDF को परचेज कर लीजिएगा। पूरा सिलेबस आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में। प्लांट ब्रीडिंग का आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा मास सिलेक्शन का। किसी एक अथवा कई खेतों में से सामान्य तथा ऐच्छिक लक्षण वाले पौधों को अलग छांटकर तथा उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि को समूह चयन कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने समूह चयन को पढ़ लिया। अब ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। समूह चयन की विधि क्या होता है दोस्तों? समूह चयन की विधि जो होता है वहाँ वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, और आप लोग ऐसे ही करते करते समूह चयन होता है वो 6 वर्षों में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी वर्षों में क्या क्या किया जाता है? तो प्रथम वर्ष में होता है किसी किसान खेत में से अथवा पुरस्थापित पादप जन समूह में से ऐच्छिक अथवा समान गुणों वाले बहुत से यानी 2000 से 5000 पौधों को अथवा बालों को, यानी 2 स्पाइक्स होता है, को छांट लेता है और इन सब छांटे गए पौधों अथवा बालों से मिला करके एक साथ बीज निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट ईयर का काम होता है। और सेकंड ईयर में क्या होता है दोस्तों? द्वितीय वर्ष। प्रथम वर्ष के प्राप्त पुंज बीज को एक अलग खेत में बोया जाता है तथा उस फसल को पकने के समय पर ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधे को छांटकर उनका बीज निकाल लिया जाता है। और तीसरा साल में क्या किया जाता है मास सिलेक्शन में? तीसरा साल में क्या किया जाता है, यहाँ पे तीसरा से पंचम साल यहाँ पे दिया हुआ है, यानी जो तीसरा साल में क्रिया किया जाता है उस क्रिया को 5वें साल तक दोहराया जाता है। तीसरे से 5वें वर्ष तक छांटे गए पौधों को पुनरावर्तित उपज परीक्षण में उगाया जाता है और उनकी उपज की पुरानी किस्म जो पुंज चयन किया जाता है उस उपज से तुलना की जाती है। और छठा और आखिरी वर्ष क्या होता है? छठा वर्ष होता है, छठे वर्ष में उत्तम किस्म का बीज बढ़ाकर किसानों को कृषि करने के लिए उन्नतशील किस्म के रूप में दिया जाता है। यहाँ पे बीज तैयार हो गया किससे? मास सिलेक्शन से। अब मास सिलेक्शन के बाद नंबर आता है प्योर लाइन सिलेक्शन, यानी शुद्ध वंशक्रम चयन विधि। ये भी एक ब्रीडिंग मेथड है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे VVI लिखा हुआ है और बिल्कुल VVI है भी, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं इधर रट्टा लगाता रहूँ और आप लोग उधर से निकलते रहें। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी ये मेरा प्रयास सक्सेस हो पाएगा और आप लोग भी पेपर में लिख पाओगे, वरना परीक्षा हॉल में बैठ करके पंखे गिनेंगे और कुर्सी गिनेंगे। तो कुर्सी और पंखा नहीं गिनना है, गाना नहीं सुनना है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और पेपर को आसानी से सोल्व करते रहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन यानी शुद्ध वंशक्रम चयन का। तो ये क्या होता है अब इसको समझिए। शुद्ध वंशक्रमवाद अनुवांशिकीय नियमों के अनुसार 1903 ईस्वी में डेनिश वैज्ञानिक जोन्सन ने स्थापित किया था।
प्योर लाइन सिलेक्शन को किसने किया था स्थापित? जॉनसन वैज्ञानिक ने किया था। कब? 1903 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में जॉनसन ने गाल्टन के पृथक्करण नियम की सत्यता का परीक्षण करना आरंभ किया। इस कार्य के लिए उसने सेम की प्रिंसिस प्रजाति को चुना और सेम के बीज के आकार तथा भार का अध्ययन किया। अब इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है आइए समझते हैं। तो प्योर लाइन सिलेक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है एक समजननांशी स्वयं निषेचित जीव के वंशजों को शुद्ध वंशक्रम कहा जाता है। शुद्ध वंशक्रम किसे कहा जाता है? एक समजननांशी स्वयं निषेचित जीव के वंशजों को शुद्ध वंशक्रम कहा जाता है। ठीक है, और मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते रहिएगा वीडियो को पॉज करके, और मैं आगे बताता हूँ जो इसका परिभाषा, शुद्ध वंशक्रम का परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए, एक अथवा अधिक समान अनुवांशिक संगठन वाले व्यक्तियों जिनमें कोई अनुवांशिक परिवर्तन न हुआ हो के वंशजों को शुद्ध वंशक्रम यानी प्योर लाइन कहा जाता है। अब यहाँ तक तो क्लियर है। शुद्ध वंशक्रमों का अनुवांशिक आधार क्या होता है, यहाँ पे नीचे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। और शुद्ध वंशक्रम की चयन विधि क्या होती है, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि शुद्ध वंशक्रम तो मैंने आपको बता दिया ऊपर में कि क्या होता है, डेफिनेशन भी पता चल गया, लेकिन इसका विधि क्या होता है, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछा जाता है कि शुद्ध वंशक्रम चयन की विधि का वर्णन करें, तो आप लोग इस विधि को वर्णन कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, शुद्ध वंशक्रम चयन में 3 मुख्यतः पग या स्टेप्स होते हैं। प्रथम पग, प्रथम वर्ष किसानों को खेत में ऐच्छिक लक्षणों वाले 200 से 1000 तक पौधे छांट लेते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है, जैसे ये आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बाई फिगर समझाया गया है। जैसे फर्स्ट ईयर यहाँ पे हुआ, ये खेत हुआ, ठीक है, इसमें फसलें लगी हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऐच्छिक लक्षणों वाले 200 से 1000 उत्तम पौधों को चयन कीजिए। व्यक्तिगत पौधों को अलग अलग काट कर बीज निकालिए तथा अलग अलग लिफाफों में बीज को रखिए। फर्स्ट ईयर का बात है। और सेकंड ईयर में क्या करना होता है दोस्तों, छांटे गए पौधे के बीजों को अलग अलग पादप पंक्तियों में उगाइए। अनुवांछित संततियों को छोड़ दीजिए और वांछित संततियों को संतति अनुसार अलग अलग काटकर बीज निकाल लें। यदि आवश्यक हो तो अगले वर्ष यह क्रिया दोहराएं। और दोस्तों तीसरा ईयर में क्या करना होता है, किसमें, इस शुद्ध वंशक्रम चयन विधि में, तो तीसरा ईयर का यही होता है, छांटी गई संततियों को पुनरावृत्ति परीक्षणों में उगाइए और उत्तम संतति छांट लीजिए। और 4th to 6th यानी 4था से 6ठा साल तक क्या करना होता है, इसमें स्टैंडर्ड किस्म के साथ कई स्थानों पर पुनरावृत्ति उपज परीक्षण कीजिए। रोग कीट झुकना आदि अवरोधों तथा गुणवत्ता परीक्षण कीजिए। और इसके बाद 7वां साल में क्या करना है, सर्वोत्तम संतति नई किस्म के रूप में विमोचित किस्म के बीज का गुणन कीजिए और किसानों को दे दीजिए बोने के लिए। तो दोस्तों ये जो होता है ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, और इसका मैं टोटल आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो भी छात्र इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे वहीं इसको सोल्व कर सकते हैं, वरना कोई नहीं सोल्व कर सकता है। अतः वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।